वहां पर भी उनमें मूवमेंट होता रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, आई एम अबाउट टू मेक यू टू कम अक्रॉस विद द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट movements. Movements is one of the significant feature of the living organisms. Yes or no? मुझे सानिया ने भेजा है a hard covering that actually support and protect the bodies of the some type of animals. Yes बच्चे, लेकिन वो कौन सा some type है ना? So movements क्या है? ये बहुत जरूरी है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा जो लिप्स है, मेरा जो जॉ है, वो मूव कर रहा है। यस और नो? और आप बच्चे लोग, है ना, अपने फिंगर का मूव करके फटाफट से वाली बटन दबा दो जिसके द्वारा आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो द मूवमेंट, है कि नहीं? सो है ना याचना, या आयुषी? वेरी स्मार्ट बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। एकदम ओबीडियंट हो, जो कहो तुरंत कर देते हो, एकदम राजा बच्चा, है ना। सर सेड कि अप्लाई दैट मूवमेंट, कि अपना फिंगर यूज करो और कैमरा चालू कर दो, तो बच्चों ने अपना कैमरा चालू कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ नॉटी बच्चे हैं जो अभी तक सुनते नहीं है। ठीक है, सर उनको टैकल करेंगे आने वाले समय में। किसी बच्चे का आज एग्जाम था क्या? हाँ, किसी बच्चे का एग्जाम था क्या आज? कोई बात नहीं सानिया, ठीक है। जिस भी बच्चे का एग्जाम रहेगा, आप लोग को याद से शेयर करना है मुझसे। अगर हमारी उस दिन क्लास नहीं होगी तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, यू हैव टू अपडेट मी, सर इट वाज आवर एग्जाम एंड आई हैड अटेम्प्टेड दैट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों के साथ मैंने कितनी मेहनत करी है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू सारे बच्चे की सब चीजें आपको इलस्ट्रेटेड हो, सबको आप समझ में आए, है ना। सो मूवमेंट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब वो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या हाथों को हिलाते हैं, या मुंह को बोलते हैं, जॉ, है ना। सो समहाउ, नहीं सानिया, इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू, आई हैवंट यूज्ड योर नेम बेटा, इट्स ओके। सो एनिमल्स एंड द प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। यस, प्लांट्स तो खैर एक जगह खड़े रहते हैं, they don't even involve any kind of further movements, but the animals are solely based on their movements. ठीक है सानिया, if you're having certain structures, so leave it beta, it's okay. Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. देखो, जो सर ने सबसे पहले जो ये पॉइंटर को ड्रैग कर रहे हैं, ये बेसिकली अमीबा का जो प्रोटोप्लास्ट है, उसका प्रोटोप्लाज्म है, ये उसका मूवमेंट है कि नहीं? And movement of cilia, flagella and the tentacles are shown by the many organisms. Yes, ये देखो microorganisms, इसका जो cilia है, can you see, है ना? It is what about? It's going to make it to move from one place to another. Human beings can move limbs. Yes, हम लोग moves कर सकते हैं. And jaw, mine one, and that in that illustration one, eyelids, tongues, they are going to move on. ये भी मूवमेंट ही है। and some of the movements result in the change of the place or the locations. yes or no? हम एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं, जैसे आप लोग बच्चे लोग घर से गए स्कूल, स्कूल से आ गए घर। फिजिक्स में इसको क्या पढ़ोगे? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? हाँ, पढ़ा है? have you heard about it? Somehow these all are togetherly combined. Such voluntary movements are called locomotion. देखो, एक होता है voluntary और एक होता है involuntary. Voluntary is what and involuntary is what? Voluntary जो हमारे कंट्रोल में है, और involuntary which is not in our control, that is the heart, है ना। हार्ट 24/7 काम करता रहता है, अगर वो कंट्रोल में हो जाएगा तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कुछ चीजें कंट्रोल में ना हो तो ही अच्छी होती है। ओके, सो walking, running, climbing, flying, swimming, all the activities and all the exercise are basically what? The locomotory movements. Locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movements. इनके बीच में ज्यादा variations नहीं होना चाहिए। For example, अगर हम पैरामेशियम की बात करें तो पैरामेशियम में सीलिया होता है जो कि हेल्प करता है द मूवमेंट ऑफ द फुट थ्रू द साइटोफेरिंग्स। अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब आपको नीट क्वालिफाई करना है और आप 11th में बायोलॉजी आप लेके बैठे हो, है ना। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए क्योंकि 11th में हमें ज्यादातर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस ही स्टडी करना है, ठीक है। एंड इन लोकोमोशन एज वेल,
अब बात करते हैं अगर हाइड्रा की, इट कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। यस, टेंटिकल्स को यूज करता है, कहीं से भी उसको प्रे मिल गया एंड देन उसको वो रोटेट कर देगा एंड मूव कर जाएगा। तो somehow this is what the locomotion itself, है ना? So we use limbs for the change in our body postures and the locomotions as well. And the above observation suggests what? That movements and locomotions cannot be studied separately. इसको हम अलग से नहीं पढ़ सकते। Memuna, Atya, you have missed the something opening of my class. Exam कैसा गया? The two may be linked by stating that all locomotions are movements, but all movements are not locomotions. बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ठीक उसी तरह सारा का सारा सर स्कूल से लेट आए थे और आज मेरा एग्जाम था स्कूल में, वो तो मुझे पता है अति आपका एग्जाम था, आपने लास्ट क्लास में मुझे बताया था, एंड दैट इज व्हाई आई सेड इन बच्चों से पूछो, मैंने पूछा था किस बच्चे का एग्जाम है। थोड़ा सा मुझे डाउट था कि किस बच्चे का एग्जाम है। इज दैट बायोलॉजी ओनली और केमिस्ट्री? अतिया, विच सब्जेक्ट इट वाज? So जितना भी we need to stress कि all locomotions are the movements, but all the movements are not locomotions. हमको ये ध्यान रखना है कि locomotions क्या है और movements क्या है। अच्छा, अरेबिक का था, how was that बेटा? So methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situations. Yes, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है, they all things are categorized under the locomotory thing, और वो बेसिकली एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में डिपेंड करता है। However, locomotion is generally for the search of food. कोई भी एनिमल्स, कोई भी क्रिएचर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा? या तो प्रोटेक्शन के लिए जाएगा, या फिर फूड सर्च करने जाएगा, या प्लेइंग के लिए जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसके लिए पर्पस है ना? आप लोग मार्केट जाते हो, क्यों जाते हो? फॉर परचेजिंग समथिंग, है ना? फुल्की वगैरह खाने के लिए दुकान पे जाते हो। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू टेस्ट दैट फ्लेवर, है ना? तो देयर इज समथिंग पर्पस बिहाइंड एनीथिंग, जिसके चक्कर में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट द लोकोमोशंस। And locomotions for the purpose of anything whatever an organism is in need of. जिस organisms को उसकी जरूरत है, that is the term for the locomotion, और वो किसी उस पर्पस से जाएगा ही जाएगा। But plants and the trees will never ever go, है ना? और कई बार अपने आप को प्रोटेक्ट करना, है ना? तो there are so many consequences. ये चीज समझ में आई बच्चा? सर ने जो इंट्रोडक्टिव पार्ट बताया, लोकोमोशंस क्या है, मूवमेंट्स क्या है, समझ में आया? आगे बढ़े? दैट्स ग्रेट। तो बच्चे इस चैप्टर में हमें ये कुछ पॉइंट्स स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? कि मूवमेंट्स कितने तरह का होता है। लो भाई, ये भी एक नई चीज है, लेट्स चेक आउट। बच्चे डाउन द फिगर आप देख सकते हो मूवमेंट्स अमीबॉइड, सीलियरी एंड द मस्कुलर। जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स में देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा, है ना? सीलिया से भी मूव करते हैं, अमीबा भी कैसे मूव करता है, और हम बेसिकली वी आर द मैक्रो एंड द वेल फर्निश्ड ऑर्गेनिज्म, वी यूज मसल्स एज वेल एज द स्केलेटन सिस्टम टू मूव। तो जो सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी की, दैट एक्चुअली एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। दे आर अमीबॉइड, दे आर द सीलियरी एंड दे आर द मस्कुलर। ठीक है, तीन तरह का मूवमेंट होता है जो कि ह्यूमन बॉडीज का टाइप एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व होता है। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड द ल्यूकोसाइट्स, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, और उनका जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड होता है ना? सेल के अंदर हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो आरबीसीज हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वो कैसे मूव करते हैं, दे मूव इन दैट टेंडर वे। सो उस तरह का जो मूवमेंट होता है बेसिकली दैट इज रिजेंबलिंग द मूवमेंट लाइक एन अमीबा। सो इट इज अफेक्टेड बाय द स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पेडिपोडिया मतलब होता है लेग। सो फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, अमीबा के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है कैसे सर्कुलर बॉडी मूव करती है, इट प्रिटेंड्स लाइक दे आर हैविंग द फुट, बट एक्चुअली दे डोंट हैव। सीलियरी मूवमेंट,
Cytoskeleton elements like the microfilaments are also involved in amoeboid movements. Yes. And the ciliary movements occur in most of our internal tubular organs which are lined by the ciliated epithelium. Yes, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है cilia है ना, the cells, epithelium cells, उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो ब्लड जिसमें से रोटेट करता है, somehow क्या है वो मूवमेंट ही तो है ना. The coordinated movement of cilia in the trachea help us in removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. हमारी बॉडी, हम जो गैस इनहेल करते हैं, हम जो गैस एक्सहेल करते हैं, क्या है वो? Somehow it is also the kind of movements too. So passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. Yes, they are going to have that thing. Movement of our limbs, jaw, tongue, they require मसल्स मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बोन है और मसल्स के साथ वो अटैच्ड हैं, जिसके कारण आई एम एबल टू स्पीक और वी आर एबल टू स्पीक एक्चुअली. अब जो कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मसल. और इसी प्रॉपर्टी के कारण इट इज यूज्ड फॉर द लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय द ह्यूमन बीइंग्स, एंड मेजॉरिटी जो रहती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. लोकोमोशन को जरूरत होती है अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स, स्केलेटल एंड द न्यूरल सिस्टम. ये तीन चीजें जब एक बॉडी काम करती है, मूव करती है, लोकोमोट करती है, तो उस बॉडी के जो तीन सिस्टम है दे वर्क टुगेदर. दैट इज टर्म्ड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड द न्यूरल सिस्टम. तो यहाँ पे बेसिकली हम इन तीनों सिस्टम को पढ़ने वाले हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आया? So basically what actually the basic thing is required for the movement or the locomotion of an organism is about the muscular system, the muscles, the skeletal system, their bones, as well as their neural system, the nervous systems. Fine. So now we shall learn about the types of muscles. सबसे पहले muscles के बारे में पढ़ेंगे, उनका structure क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, mechanism कैसे होती है, muscles contract होती है. हमने देखा हमारा हार्ट है ना, जो कार्डियक मसल्स हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कैसे रिलैक्स होती हैं. वी जस्ट केम टू नो अबाउट द लव्ड अप प्रोसीजर, ये भी हमें सीखना है ना. एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. यस, हमारा स्कल, हमारा शोल्डर बोन, हमारा कॉलर बोन, हमारा ट्रंक, हमारे लेग्स, हमारा फुट, हमारी फिंगर्स, दे आर द अल्टीमेटली बोन्स एंड द जॉइंट्स. दे हाउ डू दे वर्क टुगेदर? सो समहाउ वी आर अबाउट टू बिगिन बच्चा. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में हम लोग समझेंगे कि बॉडी में तीन तरह का मूवमेंट होता है. एक अमीबॉइड शेप होता है जैसे कि हमारे WBCs, दूसरा होता है सीलियरी वाला लाइक अ ओवा, एंड थर्ड होता है मस्कुलर ओपनिंग्स लाइक दिस. हमारा जो बोन है मसल्स के साथ प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं. ठीक है, अब दैट वाज समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि मसल्स क्या है. मसल्स को अगर इन जनरल हम बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमने हमारे पुराने चैप्टर्स में क्या पढ़ा था कि जो सीलिया है, जो फ्लैजुला है, दैट इज द आउटर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. और वो सेल मेम्ब्रेन किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, है ना. उनके बाहर ये ग्रोथ रहती है जिसके कारण वो मूव कर पाते हैं. फ्लैजुलर मूवमेंट्स हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्म सेल्स होती हैं, उनकी पूंछ होती है द टेल. बेसिकली उसको क्या कहेंगे? दैट इज द फ्लैजुला. अगर कोई बिग एनिमल है, मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि काउ, एलिफेंट, सो दे डू हैव द टेल. लेकिन अगर बैक्टीरिया है, एल्गी है, उनका पैरामेशियम है, they do have the certain appendages. They were not termed as a tail, they were be termed as the cilia or the flagella. ठीक है ना. So muscles like its flagellar movements help in the swimming of spermatozoa, the maintenance of the water current in the canal system of the sponges, and in locomotion of protozoa like euglena. है ना. तो जो मैंने सेकंड स्लाइड दिखाया था उसमें यूग्लिना का था सीलिया स्ट्रक्चर. मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसका की ओरिजिन होता है मीजोडर्मल लेयर से. एपिडर्मल एंड मीजोडर्मल. ठीक है, इंटरमिगेमेट्री सिस्टम में आप इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे. यहाँ पे हम इतना समझ लें कि जो मसल्स होती है बेटा वो किस तरह के टिश्यू से बनती हैं? वो मीजोडर्मल के टिश्यू से बनती है. और लगभग 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है एक एडल्ट में, एक हेल्दी एडल्ट में, उसमें मसल्स ऑक्यूपाइड करता है. मतलब अगर किसी बॉडी का वेट है अराउंड 70 kg तो उसका 40 to 50% होगा मसल्स. इज दैट क्लियर?
So they have special properties like excitability, yes, contractibility, yes, extensibility, yes, and elasticity. ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं एक मसल्स में, होती हैं। हमारी मसल्स इलास्टिक नेचर की है। हमारी जो मसल्स है एक्सटेंसिबिलिटी है। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी शो करती है, और हमारी मसल्स एक्साइटेबिलिटी है। ठीक है, कैसे है आगे पढ़ेंगे। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरियाज। मसल्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज का यूज हुआ है बच्चा, जिसको कि हम लोकेशंस भी कह सकते हैं, जिसको कि हम अपीयरेंस भी कह सकते हैं, और इसको हम नेचर भी कह सकते हैं कि किस तरह का नेचर उसमें इन्वॉल्व होता है टू कोऑर्डिनेट टू एक्टिवेट दैट कंसर्न। अब लोकोमोशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी मसल्स 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल, नंबर 2 विसरल मसल, और नंबर 3 कार्डियक मसल। जो विसरल मसल है उसको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चा? आ गया? बगल में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें कई तरह की मसल्स हैं, लाइक रेक्टस फिमोरिस है, वेस्टस लेटरल्स है। ये तो हमारे लिए बहुत सारा हो जाएगा, हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम नीट के लिए तैयारी करते समय अभी हम मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि मसल्स की 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स जो कि हमारा स्मूथ मसल्स भी होता है, और तीसरा है कार्डियक मसल्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है, यस बच्चे, ये जो 3 मसल्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और इनकी जो हिस्टोलॉजी है, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। यू मस्ट हैव अ लुक ओवर देयर। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो बेसिकली इनका जो मेन फीचर होता है, दे डू हैव द फाइबर्स। किस तरह के फाइबर्स डू दे कंटेन? दैट इज अबाउट स्ट्रीटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, वॉलेंट्री होता है, इट कुड बी कंट्रोल्ड एंड यूजुअली अटैच्ड द स्केलेटन। यस, मतलब हड्डी से जुड़ा रहता है, और वॉलेंट्री ये मसल्स कंट्रोल में रहता है, एंड देन उसके बाद दे आर हैविंग द सर्टेन fibrous, striated, tubular as well as the multinuclear. Locations you can find out and the types of the cells with respect to the histology. Smooth muscles की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ये नॉन स्ट्रीटेड होते हैं। एज यू कैन सी, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो लीवर वाला पार्ट है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना, ये बेसिकली इट इज अबाउट, सो इट इज स्पिंडल शेप होता है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, एंड यूजुअली कवरिंग द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल होती है बेसिकली वो स्मूथ मसल्स होती हैं बच्चे। कार्डियक मसल्स की अगर हम बात कर सकते हैं तो उसमें वी आर हैविंग द फाइबर्स जो कि स्ट्रेटेड होते हैं लेकिन ब्रांच्ड भी होते हैं। ऊपर वाले में स्केलेटन में वो ट्यूब के शेप में थे, लेकिन यहाँ पर ये ब्रांच्ड के शेप में है। यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री है, मतलब इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एंड ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो कार्डियक मसल्स काफी स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, और ये मसल्स बेसिकली हार्ट की कवरिंग में ही इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज अ कार्डियक मसल्स। Is that clear? आयुषी, रिमझिम, आतिया, देविका, ममूना, मानसी, याचना, आया समझ में? ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। कैसे? बच्चे, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मतलब कि बोन। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। इनका अपीयरेंस देखो, स्ट्रिप्स, कैसी स्ट्रिप्स होती है ना, they do have that kind of thing as per the look. Under the microscopes and hence are called striated muscles. आप लोगों को शायद इसमें स्टेनिंग वगैरह करने को दिया जाएगा, या फिर आपको स्लाइड्स दिखाया जाएगा आपके प्रैक्टिकल्स में, that you will come across actually. As their activities are under the voluntary control of the nervous system, so they are known as voluntary muscles too. इसलिए उसको voluntary muscles भी कहते हैं। They are primarily involved in locomotory actions and changes the body posture. समझे? जो बॉडी का जो पोस्चर होता है ये उसके चेंज करने में भी काफी मदद करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो दे डू हैव द बोन, दे हैव द टेंडन, टेंडन और लिगामेंट्स पता होगा आपको, है ना, एंडोमाइसीलियम, फेसिसल, मसल्स, फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड पेरीमाइसीलियम। ये उसके कुछ सेगमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और जब मेरे भविष्य के डॉक्टर, जब आपको ये चीजें पता होंगी और आप इसमें से एक स्पेशलाइज्ड होगे, सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करोगे तो एमबीबीएस बनोगे, और एमबीबीएस के बाद जब पीजी क्वालिफाई करोगे तो स्पेशलिस्ट बनोगे।
या तो कार्डिया है ना, हार्ट के डॉक्टर बनोगे या बच्चों के डॉक्टर बनोगे या हड्डी के डॉक्टर बनोगे या आंखों के डॉक्टर बनोगे बनोगे ना, तो उसमें आपको इसको इतने डिटेल में स्टडी करना है। समझे? हाँ जी, समझे? हाँ, तो अभी से आदत डालो समय बिताने की। भविष्य के डॉक्टर्स अभी से थोड़ा-थोड़ा समय डालोगे ना, समय दोगे, तो बाद में इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है? बात करते हैं विसरल मसल्स की, तो बच्चे इट इज लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री हमारी कैनाल क्या होती है? देविका, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? सानिया, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? जल्दी। गट। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फुट पाइप, बस फुट पाइप। सानिया, मेमूना, देविका, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या बच्चे? हमारी वो ट्यूब हमारे बॉडी में जो हमारी माउथ की ओपनिंग से स्टार्ट होती है और हमारे एनस पे जाके खत्म होती है, ये बेसिकली एक सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज टर्म्ड एज अ एलिमेंट्री कैनाल। Esophagus the longest tube for the digestion of the food। हाँ बच्चे, आप मुझे वो बता रहे हो, बट मैं तो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ। हमारा मुंह की जो ओपनिंग है वहां से लेकर जो एनस तक की डिस्टेंस है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास ईसोफेगस आ गया है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स आ गए हैं, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन्स आ गए हैं, हमारे पास रेक्टम आ गया है ना? सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एन एलिमेंट्री कैनाल। सो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पर ये मसल्स पाई जाती हैं। ओके, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशंस एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। ये दिखने में बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही स्मूथ होती है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ स्मूथ मसल्स टू। Hence they are called smooth muscles। देखो मैंने बोला था, they are not straightened muscles, so their activities are not under the voluntary control of the nervous system and are of therefore known as the involuntary muscles। ये involuntary muscles होती हैं क्योंकि nervous system को इससे कुछ लेना देना ही नहीं होता है, तो somehow they do their work, ये अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। They assist, for example, in the transportation of the food through the digestive tract and the gametes through the genital tract। ये हेल्प करते हैं चीजों को प्रॉपर्ली काम करने के लिए, कि भाई खाना जो है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहीं डाइजेस्ट होगा। कौन डाइजेस्ट करेगा? विलाई डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो somehow basically they are more important in order to identify and the execution of the food digestion। Is that clear? ठीक है। कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, ये मसल्स ऑफ हार्ट भी कहते हैं। कई कार्डियक मसल सेल्स होती हैं जो कि असेंबल होती हैं, एक ब्रांच और पैटर्न बनाती हैं एक ब्रांच का, ताकि कार्डियक मसल्स बन सके। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस जो कार्डियक मसल्स होती हैं, दे आर स्ट्रेन्ड इन नेचर, they are involuntary in nature as a nervous system does not control their activities directly। तो बच्चे, नर्वस सिस्टम जिस मसल्स को कंट्रोल करता है दैट इज वॉलेंट्री, और वो जिस मसल्स को कंट्रोल नहीं करता है दैट इज इनवॉलेंट्री। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? तो हमारा जो हार्ट की मसल है दैट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, दैट इज व्हाई दैट विल बी द इनवॉलेंट्री। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसका कार्डियक का स्ट्रक्चर आप देखो, कार्डियक मसल्स का जो मैग्नीफाइंग फॉर्म है, दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ अपीयरेंस, एंड जब इसको हम जूम करके देखते हैं तो वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दे डू हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, दे डू हैव द मायोफिब्रिल्स, है ना? तो समहाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले अ मेजर रोल इन ऑर्डर टू सस्टेन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द लाइफ और द बॉडी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। कितने प्यारे बच्चे हैं, सब समझ में आता है। Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contractions। ये मसल्स कैसे contract होती हैं, ये मसल्स कैसे रिलैक्स करती हैं, इसको हमें अब समझना है। ठीक है। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscles bundles। हमको पता है, आप लोगों ने कॉटन देखा होगा, कॉटन का बंडल देखा है ना, जो गोस्थान वगैरह देखा होगा आपने, है ना? पट्टी, कभी चोट वगैरह लगी होगी तो डॉक्टर के पास गए होगे तो डॉक्टर ने क्या किया होगा, जो पट्टी होती है जाली वाली गौस्थान,
है ना, और कॉटन लिया होगा, उस पे आपको बीटाडीन वगैरह किया होगा, पहले उस पर्टिकुलर इंजर्ड चीज को उन्होंने क्या किया, आयोडीन वगैरह लगाया होगा, एंड देन उसके बाद उस पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाला होगा, क्लीन किया होगा, देन समहाउ दे वाइप्ड इट एंड रैप्ड इट। कॉटन का बंडल अगर हम उठा के देखें, इतना बड़ा बंडल, तो कॉटन के अंदर हमें मल्टीपल लेयर्स मिलेंगी, मिलती है ना। एक कॉटन तो नॉर्मल होता है जो हम लोग पूजा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी आर हैविंग दैट इन बल्की फॉर्म, और एक कॉटन होता है जो कि स्ट्रीमलाइन फॉर्म में होता है, एकदम प्लेट लेयर्स बनी होती हैं, जो बेसिकली सर्जिकल पर्पस से यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन एंड ऑल, है ना। सो इफ यू टॉक अबाउट दैट, एंड आई एम डैम श्योर सभी बच्चों ने उसको देखा होगा, so they do have a certain kind of layers, and that particular layer going to make the sense of the muscle bundles too। जैसे इसी तरह से मसल्स बंडल्स भी बनते हैं, एक सेल बनती है, उसके ऊपर दूसरी सेल होती है, फिर तीसरी सेल होती है, फिर चौथी सेल होती है, इन दैट मैनर दे आर गोइंग टू मेक अ सिंपल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब they are held together by the common collagenous connective tissue, जिसको कि हम फेशिया कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो उसको कनेक्ट करके रख रहा है। Each muscle bundle बच्चे contains a number of muscle fibers, they do have the fibers, yes, क्योंकि fibers जो है attachment का काम करता है, they provide the firmness to the structure and the tissue as well। Each muscle fiber is lined by the plasma membrane, जिसको कि सार्कोलेमा कहते हैं, जो कि सार्कोप्लाज्म से enclosed रहता है। As you can see, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है। Here this is what the muscle bundle, देख सकते हो मसल बंडल, जिस तरह से अनार के दाने समझ लो, एक पर्टिकुलर पैच है, उसमें अनार के दाने होते हैं, they do have such kind of muscular bundles and that is commonly termed as the fascicle। सेकेंड थिंग, इसके अंदर वी आर हैविंग द पर्टिकुलर अपेंडेजेस, वो हमारे पास मसल की सेल्स हैं। इमेजिन कर लो कि अनार का दाना है, तो अनार का दाना दैट इज व्हाट, मसल सेल्स, समझे। एंड वी डू हैव द सर्टेन थिंग दैट इज ब्लड कैपिलरीज, एंड इस तरह का जो अपेंडेजेस है दैट इज व्हाट अबाउट सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा क्या है, बेसिकली वो एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सार्कोप्लाज्म से कवर्ड रहता है। समझा, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, गुड। अब ये जो मसल फाइबर है दैट इज सिंचिनियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जिसको कि हमने नाम दे दिया है सिंचिनियम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू ऑफ द मसल फाइबर्स, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस, और यहीं पर कैल्शियम डिपॉजिट रहता है। हमारा स्केलेटन सिस्टम, डॉक्टर बोलते हैं ना हड्डी कमजोर हो रही है, इसको कैल्शियम खिलाओ, दूध पिलाओ, अंडा वगैरह खिलाओ, लेकिन क्या सिर्फ अकेला कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं? नहीं, हमको उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी लेना होगा, और साथ ही साथ विटामिन डी लेना होगा, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट अंडर द सनशाइन ऑफ द मॉर्निंग आवर्स। क्यों भाई, एम आई राइट? यस। सो जो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं मसल फाइबर्स के, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, ये पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं लाइक दिस। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, 9th में 10th में, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेलल्स क्या होता है। सो दोज आर द टर्मिनोलॉजीज जो अब हमें सब अब समझ में आ रही है कि पैरेलल क्या होता है, दे बेसिकली रन टुगेदर, है ना, एंड दैट इज टर्म्ड एज अ सार्कोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड मायोफिलामेंटस और द मायोफिब्रिल। बच्चे यहाँ पे जो वर्ड है मायोफिब्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और इस पर से बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट में। A characteristic features of muscle fibers की एक प्रॉपर्टी होती है, एक characteristic features होता है जो कि प्रेजेंट होता है large number of parallelly arranged filaments, जिसको कि हम myofibrils कहते हैं। Each myofibril has alternate dark and the light band। Yes, उनमें अलग अलग बैंड होते हैं, एक बैंड डार्क होता है, एक बैंड लाइट होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। सोचो नेचर ने भी कितने अच्छे तरीके से सीक्वेंस किया है चीजों को। A detailed study of myofibrils has established that striated appearance is due to the distribution pattern of the two important proteins। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटीन्स रहते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन, और इन दोनों के ही प्रेजेंस के कारण, इन दोनों के ही अपीयरेंस के कारण जो बैंड होता है वो डार्क इन कलर एंड लाइट इन कलर हमें दिखाई देता है। अभी तक जितना पढ़ा समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? ना? That's great. The light band contain the actin and the call I band। जो लाइट बैंड होता है उसमें कौन सा प्रोटीन कहता है? एक्टिन होता है, और उसको आई बैंड भी कहते हैं। इसी तरह उसको आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं।
जबकि जो डार्क बैंड होता है दैट इज टर्म्ड एज एन ए, और ये एन आइसोट्रोपिक होता है। क्योंकि ये एन आइसोट्रोपिक होता है इसलिए उसको ए कहते हैं, और वो वाला आइसोट्रोपिक होता है दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज आई, है ना। और इसमें मायोसिन होता है। मतलब लाइट बैंड मतलब कि एक्टिन प्रोटीन, मतलब कि आइसोट्रोपिक नेचर, मतलब कि आई बैंड, ठीक है। डार्क बैंड मतलब कि एन आइसोट्रोपिक, मतलब कि मायोसिन प्रोटीन, मतलब कि ए बैंड। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? लाइट बैंड एंड डार्क बैंड समझ में आ गया। मायोफिब्रिल समझ में आ गया, है ना। मायोफिब्रिल्स जो कि मसल्स की लेयर्स होती हैं, दे आर अरेंज्ड पैरेलली, ठीक है। वापस से गो थ्रू करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो अगली क्लास में पूछेंगे। आगे बढ़े, ठीक है। आप एज यूजुअल, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना, ताकि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू प्ले दैट एनिमेशन, लेट्स चेक आउट। Welcome to Prada's Institute of आवाज आ रही Education. है? इट इज ऑडिबल? Motion and movement. Hello, children. Today we are going to learn about locomotion and movement. All living organisms exhibit movement, which is one of their characteristic features. However, movement in plants is different from that in animals and is one of the most important characteristics of all living beings. Movement resulting in a change of location is called locomotion. Types of movement. Cells of the human body exhibit three main types of movement. Number 1. Amoeboid movement takes place in phagocytes where leukocytes and macrophages migrate through tissue. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Number 2. Ciliary movement occurs in internal organs which are lined by ciliary epithelium. Number 3. Muscular movement involves the muscle fiber which has the ability to contract and relax. Muscle. Muscles are specialized tissues of mesodermal origin. They have properties like excitability, contractility, extensibility, and elasticity. On the basis of location, there are three types of muscles. Number 1. Skeletal muscles are attached to skeletal elements. They appear striated and are voluntary in nature. Number 2. Visceral muscles are present in the inner walls of visceral organs. They are non-striated, involuntary, and smooth muscles. They are also known as involuntary muscles. Number 3. Cardiac muscles are the muscles of the heart. They are striated, branched, and involuntary. Structure of skeletal muscle. Each muscle fiber is lined by a plasma membrane called sarcolemma enclosing sarcoplasm. Partially arranged myofibrils are present in muscle bundle having alternate light and dark bands due to the presence of proteins actin and myosin. Light bands contain actin and are called I bands, isotropic band, and dark bands contain myosin called A bands, anisotropic band. Both bands are present parallel to each other in a longitudinal fashion. In the center of each I band is elastic fiber called Z line. In the middle of A band is thin fibrous M line. The portion of myofibrils between two successive Z lines is the functional unit of contraction called a sarcomere. At resting stage, thin filament overlaps the thick filament. The part of thick filament not overlapped is called H zone. Structure of contractile protein. जितना मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक वहां तक आया, अब इसके आगे का पार्ट है। मैं अभी इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं आगे स्लाइड्स पढ़ाऊंगा आपको तो ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। So whatever I told, I had just shown you that animation और ये उसके आगे का सेगमेंट है। ध्यान से देखना है, अगर कुछ समझ में भी नहीं आए तब भी try to pay attention over there. तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा अच्छा इसको आपने एनिमेशन में देखा था, so you will recall that. Mechanism of muscle contraction.
The mechanism of muscle contraction is explained by sliding mechanism theory, in which thin filament slide over thick filament. Muscle contraction starts with the signal sent by CNS मसल्स का by a motor कंट्रैक्शन neuron. कैसे होता है? Neural signal वाया releases इनवॉलंटरी और neurotransmitter वॉलंटरी? acetylcholine to generate an action potential in the sarcolemma. This causes the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. Calcium ion activates actin, which binds to the myosin head to form a cross bridge. These cross bridges pull the actin filaments, causing them to slide over the myosin filaments and thereby causing contraction. आई बैंड Calcium or ions A are then band. returned to sarcoplasmic reticulum, which inactivates the actin. Cross bridges are broken and the muscles relax. Classification of muscles. Red fibers, aerobic muscles, contain myoglobin that has plenty of mitochondria to use a large amount of oxygen stored in them. White fibers are the muscle fibers containing less number of myoglobins. Skeletal system. The framework of bones and cartilage forms the skeletal system. In human beings, it consists of 206 bones and some cartilages. The two principal divisions of the skeletal system are: Number 1. Axial skeleton. 80 bones includes the skull, vertebral column, sternum and ribs constitute axial system. The skull, They are telling about the 22 number of bones is composed of bifurcations. cranial and facial bones. Cranial 8 bones forms a protective covering for the brain, cranium. The facial region consists of 14 skeletal systems that form the front part of the skull. Hyoid bone, U-shaped, forms the base of the buccal cavity. The middle ear bone, malleus, incus and stapes, collectively called Stapes, ear the ossicles. smallest bone of the body. Skull joints with a vertebral column with 2 occipital condyles. Occipital. Vertebral column consists of 26 serially arranged vertebrae. First vertebra This is the main part of is our body. atlas that combines with occipital condyle. Others include cervical 7, thoracic. They have the 12, certain different lumbar, regions along 5, with the number of sacral, bones 1, coccygeal and the 1. coccygeal. 12 pairs of ribs connected So they have dorsally given to the proper vertebral numbers column of the and ribs. ventrally to On the sternum. basis of that, we are having 11 about and 12 206 rib forms bones of are the not connected with sternum bones and in are our called body. floating ribs. Number 2. Appendicular skeleton. 30 bones are the bones of the limbs along with their girdles. Forelimbs, hand bones are humerus, radius and ulna. Carpals, wrist bones 8 in number. Metacarpals, palm bones 5 in number. And phalanges, digits. They are the 14 names in number. humerus, radius, ulna, Femur, carpus, thigh bone, the metacarpus, longest phalanges. bone, tibia, ये पता होना and चाहिए और fibula, आपको याद रखना पड़ेगा. tarsals, ankle bones, Femur, 7 in the number, longest bone, tibia, metatarsals, 5 fibula, in number, tarsal, and phalanges, metatarsal, digits, phalanges. 14 in number, are the bones of the legs, hind limb. Patella, cup-shaped bone, cover the knee ventrally, kneecap. Pectoral and pelvic girdle bones help in the articulation of the upper and the lower limbs respectively with the axial skeleton. Pectoral girdle consists of scapula, which is a large triangular flat Scapula. bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh ribs. The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine, which projects as a flat spine one. expanded process called the acromion. The clavicle articulates with scapula. Below the acromion is a depression called the glenoid cavity, which articulates with the head of the Glenoid humerus cavity. to form the shoulder joint. Each clavicle is a long slender bone with 2 curvatures. This bone is commonly called the collarbone. Pelvic girdle consists of 2 coxal bones. Each coxal bone is formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium, and pubis. At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum, to which the thigh bone articulates. The 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. Joints. Joints are the point of contact between bones or between bones and cartilage. Number 1. Fibrous joints do not allow any movements. Present in flat skull bones to form cranium. Number 2. Cartilaginous joints.
Bones are Cartilaginous held together joints. with the help of cartilage present in The vertebrae cartilage and as well permits as the fluid vertebrae. movements. They two Number are the more 3. important segment of the Synovial human joints, skeleton. fluid-filled Synovial joints, cavity, आपने इसके बारे में पढ़ा है. provide considerable movements. Ball and socket Ball one, and socket joint, pivot joints, pivot hinge joint, joints, gliding hinge one, joints, etc. the gliding form of the joint. Disorders of muscular and अब skeletal मसल्स system. के और skeleton systems के क्या Myasthenia disorders हैं? Just have a gravis. look over there. Autoimmune disorder affecting neuromuscular junction, leading to fatigue, weakening, and paralysis of skeletal muscle. Muscular dystrophy. Progressive Muscular degeneration of dystrophy. skeletal muscle, mostly due to a genetic है ना? disorder. This is the normal muscle. Tetany. Rapid spasms, violent contractions in muscles due to low calcium ions in body fluid. Arthritis. Inflammation of joints. Arthritis, Osteoporosis. osteoporosis, Age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures. Decreased levels of estrogen is a common cause. Gout. see the extra bone, the Inflammation of gout joints one. due to accumulation of uric acid crystals. Thank you. Uric acid formation is there. ठीक है बच्चा. So whatever we have discussed, उसको मैंने आपको एक illustration और एक animation के फॉर्म में दिखाया, because कभी भी कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं और उसको सुनते हैं और अगर देख लेते हैं, तो ये जो चारों तरीके हैं सीखने के, उससे वो चीजें हमारी एकदम पक्की हो जाती है. ठीक है. सो आज का हम ये जो टॉपिक है इसको लास्ट डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू साइन आउट फॉर द डे. जो बोथ द प्रोटीन्स हैं, कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन. They are arranged in a rod-like structure that you might have seen in the previous slide. They are parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filament, they are thinner as compared to the myosin filament. Hence, they are commonly called thin and thick filament respectively. वहां पे हमने देखा था कि जो सेंटर था that was I band का, it was elastic fiber और Z के शेप का था. You remember that? It was Z in shape, है ना? तो Z line which is bisected, वो actually इसको bisect करता था. अब जो thin filament है, that is firmly attached to the Z line. Thick filament है in A band. They are also held together in the middle of this band by the thin fibrous membrane, जिसको कि M line, वो M के shape का structure है. मैं वापस से दोबारा that recording दिखाऊंगा, the animation आपको दिखाऊंगा, but once पहले थोड़ा सा समझा दूं. But not today, in next classes. So, जो A और I band है, that is actually arranged alternately throughout the length of the myofibril. जो portion है myofibril का, that in between the two successive Z lines is considered as the functional unit of the contraction and it is called the sarcomere. In a resting state, जो edge होता है thin filaments का on either side of the thick filament partially overlap the free end of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. ये जब मैं आपको वापस से वीडियो दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अभी बस समझ लो कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें सब तुरंत समझ में नहीं आता, सो 3 से 4 रीडिंग में अगर हम उसको हम करेंगे तो वी विल गेट इट. जो सेंट्रल पार्ट होता है इस थिक फिलामेंट का बेटा, दैट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट एंड इट इज टर्म्ड एज अ एच जोन. तो हमने यहाँ पे कौन कौन से जोन पढ़ लिए? हमने यहाँ पे आई और ए बैंड पढ़ लिया, दैट इज द मायोसिन एंड द मायोसिन एंड कौन सा प्रोटीन है दूसरा? एक्टिन. उसके बाद हमने Z लाइन पढ़ा, हमने M लाइन पढ़ा और हमने H लाइन पढ़ा. ये बेसिकली जो अरेंजमेंट है इस फाइबर्स का, मस्कुलर फाइबर्स का, दैट्स गोइंग टू मेक इट टू वर्क. इज इट क्लियर? अभी तक जितना पढ़ाया सर ने समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? नहीं? एक फटाफट से रिकैप कर ले. रिकैप हम कर लेते हैं. हमने पढ़ा लोकोमोशंस के बारे में, हमने पढ़ा मूवमेंट्स के बारे में. हर ऑर्गेनिजम्स, हमारी सेल्स लोकोमोट करती हैं, मूव करती हैं. लोकोमोशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस से होता है और जो मोशन होता है दैट इज अ जनरल मूवमेंट. ठीक है. अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो बेसिकली 3 काइंड्स होते हैं. कौन कौन सा होता है? स्केलेटल, दूसरा एक अमीबॉइड, सीलिया और एक मस्कुलर मूवमेंट्स है. लेकिन अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो दैट इज ऑफ स्केलेटल, दूसरा कार्डियक और तीसरा विसरल मसल्स. Cardiac, that is related to heart. Skeletal, that is related to bones. And then visceral is the smooth one that actually begins from the हमारी, है ना? Yes, alimentary canal that begins from the mouth and ends till the anus. Is that clear?
उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग बैंड्स होती हैं, दे हैविंग अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। जो न्यूरल वन होता है, दे डू हैव द वॉलंटरी कंट्रोल, और जहाँ पे न्यूरल अटैचमेंट नहीं होता है, दे डू हैव द इनवॉलंटरी कंट्रोल। वो अपने आप ही कंट्रोल होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फिर एक्टिन और मायोसिन हमने पढ़ा, एक हमारा डार्क बैंड होता है, एक हमारा लाइट बैंड होता है ना। एक हमारे पास दैट टेक्सचर होता है, दैट इज अनदर थिंग। सो समहाउ वी केम टू नो अबाउट इट, और उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस हमने पढ़ ली। ठीक है, समझ में आया? सानिया, मेमूना, अतिया, मानसी, रिमझिम, याचना, आयुषी, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंसर्न, कोई क्वारीज? नो, सब क्लियर है? ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चा? सो टिल दैट वी आर साइनिंग आउट फॉर द डे। टेक केयर।